नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। आज हम ऊष्मा व तापमान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो या शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप विद्युत धारा से संबंधित प्रश्नों को देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, ये आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी पटवार और रीट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप लगातार इस क्लास को देखते रहिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। पहला ऑप्शन केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस, तीसरा डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या होती है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा केल्विन। एसआई पद्धति में जो तापमान की इकाई होती है वो होती है केल्विन। और सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस में होती है सेल्सियस। क्या होती है? सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जल प्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। पहला ऑप्शन, अध स्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। दूसरा, अध स्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। तीसरा, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। और चौथा, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। तो देखिएगा अगला प्रश्न, तीसरा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस, पहला ऑप्शन, की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। दूसरा, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तीसरा, हल्की होती है। कि चौथा है कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी, गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि, पहला ऑप्शन, एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। दूसरा, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। तीसरा, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। और चौथा, एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, मतलब एल्कोहल का जो हिमांक होता है वो कम होता है। इस कारण आपके ठंडे स्थानों पर पारा तापमापी की जगह एल्कोहल तापमापी काम में ली जाती है। और एल्कोहल का हिमांक होता है -115 डिग्री सेल्सियस, और पारे का हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस पारे का, और एल्कोहल का -115 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव, पहला ऑप्शन, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। दूसरा, अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। तीसरा, सुरक्षित जीवन जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली होती है। और चौथा, मर जाते हैं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। इस कारण मछलियाँ और अन्य जलीय जीव पानी के अंदर जीवित रह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पहला ऑप्शन, जल। दूसरा, पारा। तीसरा, लकड़ी।
और चौथा चमड़ा। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पारा। ऊष्मा का अच्छा चालक कौन होता है? आपका पारा होता है इन ऑप्शन के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। पहला ऑप्शन दाब के, दूसरा पौधों में वृद्धि के, तीसरा ऊष्मीय विकिरण के और चौथा वायु की गति के। तो बोलोमीटर जो होती है ये किसको मापने की युक्ति है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऊष्मीय विकिरण को मापने की। किसको मापने की? ऊष्मीय विकिरण को मापने की युक्ति या फिर यंत्र को कहते हैं बोलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? पहला ऑप्शन 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस तक, तीसरा 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक और चौथा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, विकिरण पायरोमीटर से हम कितना तापमान माप सकते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 800 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान विकिरण पायरोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, थर्मोकपल मतलब ताप युग्मक खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है। पहला ऑप्शन 2 अधातु, दूसरा 2 एक सदृश धातु, तीसरा 2 असदृश धातु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो थर्मोकपल या ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 2 असदृश धातुओं के द्वारा। किसके द्वारा? 2 असदृश धातुओं के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पहला ताप विद्युत तापमापी, दूसरा विकिरण तापमापी, तीसरा गैस तापमापी और चौथा द्रव तापमापी। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकिरण तापमापी। पायरोमीटर किस तापमापी को कहते हैं? तो विकिरण पायरोमीटर या विकिरण तापमापी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके सामने, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन ये सरलता से मिल जाता है, दूसरा ये सस्ता और हानिकारक नहीं है, तीसरा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है और चौथा जल को गर्म करना आसान है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्या अधिक होती है? विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? पहला ऑप्शन लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, दूसरा इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, तीसरा इससे पात्र सुंदर लगता है और चौथा इनमें स्वच्छता होती है। तो लकड़ी के हैंडल क्यों लगाते हैं धातु की चायदानियों में? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, दूसरा अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, तीसरा जल वाष्पित हो जाता है और चौथा गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। क्या हो जाता है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसके कारण कांच का गिलास टूट जाता है जब उसके ऊपर गर्म पानी को छिड़का जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? पहला ऑप्शन गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, दूसरा कुंडली में घर्षण के कारण, तीसरा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और चौथा गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? पहला ऑप्शन पानी जमने पर फैलता है, दूसरा
बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। तीसरा, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। और चौथा, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है। पहला, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है। दूसरा, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है। तीसरा, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। और चौथा, पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पाइप में पानी जमने पर वह फैल जाता है, इस कारण पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी। दूसरा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। तीसरा, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा क्योंकि धातु को गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है या सामान्य ताप कितना है? पहला ऑप्शन 280, दूसरा 290, तीसरा 300 और चौथा 310। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? पहला ऑप्शन 40 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, तीसरा -100 डिग्री और चौथा -40 डिग्री। तो कौन सा तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा -40 डिग्री सेल्सियस। कितना? -40 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला भी बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है कि न्यूनतम संभव ताप है। पहला ऑप्शन -273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा -300 डिग्री सेल्सियस और चौथा 1 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव ताप जिसको परम शून्य ताप कहते हैं, क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप कितना होता है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के आद्य स्थल में जल का तापमान क्या होगा? पहला ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 1 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 2 डिग्री सेल्सियस और चौथा 4 डिग्री सेल्सियस। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ठंड के दिनों में लोहे गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? पहला ऑप्शन, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। दूसरा ऑप्शन, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तीसरा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। चौथा, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कई जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, परंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, ये किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन, बर्फ ऊष्मा का कुचालक है। दूसरा, झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। और तीसरा, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। और चौथा, इस संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों।
यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। मतलब जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 51.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना है? तो पहला ऑप्शन आपका 40.16, दूसरा 36.89, तीसरा 35.72 और चौथा 32.36। तो जवाब दीजिएगा। सामान्य तापक्रम मानव शरीर का 51.4 डिग्री है, तो इसका मान जो सेल्सियस में है वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 36.89 या 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? पहला ऑप्शन 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा 130 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा 91 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों अगर आप किसी पैमाने को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक सूत्र याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये आपका सूत्र याद रखोगे तो आप आसानी से किसी भी पैमाने को किसी भी पैमाने में चेंज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ कह रहा है मानव शरीर का तापक्रम कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो आप C की जगह रखो 60/5, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो F-32/9। जिसका निकालना है उसी को लेना है। प्रश्न में 2 की बात होगी और उनके बीच में संबंध या उनसे आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर वज्र गुणा कीजिएगा दोस्तों। 60 को 9 से किया, 9 छंगिया की 54 मतलब 540 बराबर 5 को F से किया 5F माइनस 5 को 32 से किया तो 160। 160 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और फिर अपन 5 का भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा आपका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। पहला ऑप्शन 91 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा 91 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 68 डिग्री सेल्सियस और चौथा 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो होगा 91 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 91 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत बार पूछा गया है। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? पहला ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 4 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा -4 डिग्री सेल्सियस पर और चौथा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन, पहला ऑप्शन एकसार रूप से बढ़ती है, दूसरा एकसार रूप से कम होती है, तीसरा पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है और चौथा पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों जल का आयतन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, पहला ऑप्शन अप्रभावित रहती है, दूसरा घटती है, तीसरा बढ़ती है और चौथा अव्यवस्थित होती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अव्यवस्थित होती है। कैसी होती है? अव्यवस्थित। डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, दूसरा काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, तीसरा काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है और चौथा
काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? पहला ऑप्शन ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक के कारण, दूसरा ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के कारण, तीसरा ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के कारण, और चौथा ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तन के कारण। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण और चौथा प्रकीर्णन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, यहाँ पर आपका सही जो जवाब है वो है बी ऑप्शन संवहन। क्या होगा? संवहन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पहला ऑप्शन पारा, दूसरा पानी, तीसरा ईथर और चौथा बेंजीन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पारा। क्या होगा? पारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलन अधिक कष्टदायी गंभीर होता है। पहला ऑप्शन भाप में गुप्त ताप होता है, दूसरा भाप एक प्रकार की गैस है तथा ये कार्य को शीघ्रतापूर्वक निगमन करती है, तीसरा शरीर के कार्य में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है, और चौथा भाप का ताप बहुत अधिक होता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भाप में गुप्त ताप अधिक होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, इस कारण भाप से ज़्यादा जलन होती है पानी की अपेक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसमें होता है? पहला ऑप्शन पनडुब्बी नोदन में, दूसरा तुषार मुक्त परिस्थितियों में, तीसरा रॉकेट प्रौद्योगिकी में और चौथा अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। तो क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बढ़ती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, दूसरा हवा में नमी कम हो जाती है, तीसरा तापमान ऊंचा रहता है, चौथा आकाश साफ नहीं होता। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला वाष्पीकरण, दूसरा हिमीकरण, तीसरा पिघलना और चौथा ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया में ठोस सीधा गैस में बदलता है और गैस को ठंडा करते हैं तो पुनः ठोस में बदलती है, वो प्रक्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवर्ती के कारण। पहला ऑप्शन विसरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑस्मोसिस और चौथा वाष्पीकरण। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाष्पीकरण। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा किसके कारण रहता है? वाष्पीकरण के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दूसरा दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, तीसरा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, और चौथा दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो दोस्तों ये थे तापमान और ऊष्मा से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, और साथ में वीडियो को शेयर करते भी रहिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।